periodicity. So this topic is all about period 3. सबसे पहले हमारे पास है period 3 के elements. So ये जो first 3 हैं ये giant metallic form में exist करते हैं क्योंकि metals हैं. सिलिकॉन जो है वो giant covalent है और ये non metal है. And then we have phosphorus, sulfur, chlorine and argon. ये चारों simple covalent हैं क्योंकि ये non metals हैं और इनके simple structures हैं. देन हमारे पास कुछ ट्रेंड्स हैं. सबसे पहला एटॉमिक रेडियस और ग्रुप 3 एलिमेंट्स का ट्रेंड. एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज कर रहा होता है फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, यानी जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जा रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस और ग्रुप 3 एलिमेंट्स डिक्रीजेस. उसकी वजह क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती है. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने क्यों लिखा है, ये इसकी वजह जो पॉजिटिव चार्ज होता है राइट, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है, और शील्डिंग कांस्टेंट होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो रेडियस छोटा होता जाता है क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल्स पूरे पीरियड 3 के अंदर सेम होते हैं ना सारे एलिमेंट्स के. देन वी हैव आयनिक रेडियस ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स. अच्छा, सो इसके अंदर हमारे पास पोर्शंस होंगे. ठीक है, फर्स्ट हम सोडियम से लेके मैग्नीशियम तक देख लेते हैं. सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है, क्योंकि ये 3 मेटल्स हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. जैसे सोडियम फर्स्ट ग्रुप में तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एल्यूमिनियम थर्ड में तो वो 3 लूज करते हैं, इस तरह से. ठीक है, जब वो अपने लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर लेते हैं तो उनका एक शेल ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो वो शेल खत्म हो जाते हैं. सो नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज हो जाते हैं. जब एक नंबर ऑफ शेल उसका डिक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब है कि आयनिक रेडियस जो है वो कम हो गया, यानी रेडियस कम हो गया क्योंकि शेल कम हो गया. सो जो हमारे पास नॉर्मल एटॉमिक रेडियस होता है उससे अगर हम कंपेयर करें तो आयनिक रेडियस इनका छोटा होता है मेटल्स का. सिलिकॉन का भी है, सिलिकॉन लूज करता है. अच्छा, देन अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉस्फोरस से लेके क्लोरीन तक क्या होता है, क्योंकि आर्गन को कोई आयन फॉर्म नहीं करता है, अनरिएक्टिव क्योंकि वो नोबल गैस है. तो हम बाकी तीनों का देखते हैं. सो जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, दीज आर नॉन मेटल्स. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ये लूज करते हैं, ये गेन करते हैं. जब ये गेन कर लेंगे, इनके नंबर ऑफ शेल में तो कोई चेंज नहीं आया राइट, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ना तो इनके अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है. सी मैं इसकी वजह बताती हूँ. ओके, सो ये हमारे पास न्यूक्लियस है. ठीक है, और इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है. ओके, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है एंड दिस इज आवर थर्ड शेल. ये दोनों शेल्स फुली फिल्ड हैं. ठीक है, अब जो ये वाला शेल है, अगर हम फॉस्फोरस की एग्जांपल लें, इसके अंदर है राइट नाउ इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जब इसका आयन फॉर्म होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा, ये आगे 1 2 और 3. ठीक है, अब पहले जो न्यूक्लियस था वो जिनको अट्रैक्ट करता था वो ये 5 थे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अब ऑब्वियसली हम इसका कोई क्वांटिटी वाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं जस्ट फॉर मेकिंग इट ईजियर अगर हम कहें कि इसके पास 5 की पावर थी तो ये पावर डिवाइड हुई थी सबको अट्रैक्ट करने के लिए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर. ठीक है, लेकिन जब ये 3 और आ गए तो ये पावर मजीद डिवाइड हो गई. अब उसने इस पावर के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है तो वो पुल डिक्रीज हो जाएगा. आई थिंक इट मेक सेंस नाउ. तो वो पुल डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो वो थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाएगा और रेडियस डिक्रीज हो जाएगा. ये बात यहाँ लिखी हुई है. सोडियम टू सिलिकॉन लूज इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. ये है. एंड फ्रॉम फॉस्फोरस टू क्लोरीन again electrons leading to decreased nuclear attraction जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाता है. Then we have a trend in the ionization energies of group 3 elements. अच्छा, so ionization energy increases from sodium to magnesium और फिर aluminium पे आके ड्रॉप आ जाता है. ओके, इसकी वजह क्या है? जो हमारे ओवरऑल ट्रेंड होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होती है ionization energy from left to right, from sodium to chlorine. लेकिन जो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में एक ड्रॉप यहाँ पे आता है एंड द अदर ड्रॉप इज फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फर. दोनों के रीजंस देखते हैं. ओके, जो मैग्नीशियम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एस से निकल रहा है, जो एस सब शेल होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, ये हमारे पास जो ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पी सब शेल से निकल रहा होता है. ये सारी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात है. जो पी सब शेल होता है कंपेयर टू एस सब शेल उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी है तो हमें वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. जो एस सब शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है तो जब हमने वहाँ से निकालना है ना इलेक्ट्रॉन तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ानी पड़ती है. ये रीज़न है. तो अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि जो पी सब शेल है उसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी. एंड देन फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फर, इसकी क्या रीज़न है? सी, जो हमारे पास ये जो सारे ना एल्यूमिनियम से लेके क्लोरीन तक इवन आर्गन तक ये सारे के सारे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, क्योंकि ये पी सबशेल होता है, इनका वैलेंस सबशेल. ठीक है, एल्यूमिनियम के अंदर पी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 2, फॉस्फोरस में 3 एंड सल्फर में 4. ठीक है, एंड सो ऑन. अब जो फॉस्फोरस तक है वो सारे एक एक सिंगल मतलब पी सबशेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. सी, दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स. अच्छा, अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. जब हमारे पास एल्यूमिनियम है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सिलिकॉन है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फॉस्फोरस है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. अब फॉस्फोरस के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है. लेकिन जैसे ही हम सल्फर में आए हमारे पास कितने पी ऑर्बिटल्स में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4, 1 2 3 4. अब इसमें क्या हुआ कि एक हमारे पास पेयर आ गया. अब ये जो पेयर है, क्योंकि इसका ये जो हमारे पास एरो होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इधर एक इधर. इसकी वजह से एक रिपल्जन की फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन. ये स्पिन पेयर रिपल्जन होती है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो बाहर निकलना चाहता है तो हमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती उसे निकालने के क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी है. ठीक है, सो अब ये पढ़ लेते हैं. इन एल्यूमिनियम दी आउटर मोस्ट पी सबशेल हैज हाई एनर्जी कंपेयर्ड टू एस सबशेल. तो ये वही वाली बात है. इन सल्फर स्पिन पेयर रिपल्जन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर. देन वी हैव द ट्रेंड इन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स. ठीक है, सो हमारे पास सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक बहुत इंक्रीज जा रहा है. सिलिकॉन का सबसे हाई है, उसकी मैं वजह बताती हूँ. देन फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस डिक्रीज, सल्फर का हल्का सा ज़्यादा एंड क्लोरीन पे आके कम हो गया. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम इंक्रीज हो रहे होते हैं. वो किस पे डिपेंड करे? ऑब्वियसली उनके प्रोटॉन नंबर जो होता है, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं क्योंकि न्यूट्रल एटम्स हैं. ठीक है, सो वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से सोडियम से एल्यूमिनियम तक इंक्रीज हो रहा है. सिलिकॉन पे सबसे ज़्यादा हाई क्यों होता है? बिकॉज सिलिकॉन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, उसका जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है और जो जॉइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है,
देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें कम है, फिर इसमें कम। अब इसमें हमारे पास वो वाली चीज़ नहीं है जिस तरह हम इन तीन में देख रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास होते हैं ये सिंगल एटम की फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना तीनों फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन दे एग्जिस्ट एज क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में होता है, और ये हमारे पास इनका भी कोई मॉलिक्यूल होता है उस फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं S8 की फॉर्म में P4 और Cl2। इसकी वजह से हम इनके इस फॉर्म के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, क्योंकि एग्जिस्ट ही इस तरह से करते हैं। सो हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स किसमें सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी, और फिर उसी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। अच्छा, सो हमारे पास इसमें तो बहुत बेसिक सी बात है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास कंडक्टर्स में क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सिलिकॉन होता है वो पार्शियली कंडक्ट करता है, ठीक है, और जो फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन है ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, इनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है। सो ये हमने जीरो पे लाइन बनाई है। ओके, फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, ठीक है। एंड सिलिकॉन पार्शियल कंडक्ट करता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज कुछ मिक्स हैं। ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इसी तरह होती है, कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल इस तरह के। सो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एंड सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड्स। अच्छा, अब हमने ऑक्साइड फॉर्म करवानी है। ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होती हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन और फिर उससे ऑक्साइड बन जाती है। एंड वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है सबके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उस पर, और फिर हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड देन यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, +1 से +7 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अच्छा, देन ये हमारे पास सारी ऑक्साइड्स फॉर्म हो रही है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज आगे देख लेंगे टेबल में, ठीक है। एंड जो क्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जो आर्गन होता है वो तो किसी के साथ ही रिएक्ट नहीं करता बिकॉज इट्स अनरिएक्टिव। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एज इट डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अराउंड इट व्हिच इज अनरिएक्टिव, इट ओनली रिएक्ट्स विग्रसली व्हेन पाउडर्ड। अब जब एल्यूमिनियम ब्लॉक फॉर्म में होगा उसका सर्फेस एरिया कम होगा, जो आउटर एरिया होगा जो एक्सपोज होगा जो एनवायरमेंट को या ऑक्सीजन को, वो बस रिएक्ट करेगा। एक दफा वो रिएक्ट कर गया पूरा पार्ट तो मजीद रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। और जब वो पाउडर फॉर्म में होता है ऑब्वियसली उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है, विग्रसली रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड ये सारे जो रिएक्शंस हैं इनको याद भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैं नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये है हमारे पास। अच्छा, जो फॉस्फोरस होता है वो दो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, एक ये होता है और एक P4O10 एक P4O5। सो इन दोनों की इक्वेशन भी लिखी हुई है एंड स्टेट सिंबल्स के साथ। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑब्वियसली ये आयनिक है सारी ऑक्साइड, सो इनका जॉइंट स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है या सिलिकॉन टेट्रा नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, यस। तो इसका इतना ज़्यादा जॉइंट स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, सिलिकॉन खाली भी, दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो इसलिए इसका भी जॉइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बाकी जो दोनों फॉस्फोरस और सल्फर की ऑक्साइड इनके सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। अब बॉन्डिंग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जॉइंट है सिलिकॉन का, लेकिन इसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट है, जॉइंट कोवेलेंट, और ये दोनों क्या है, सिंपल कोवेलेंट। और ये जो तीनों जॉइंट थी ये सारी आयनिक थी, ठीक है। अब हम पीएच देख लेते हैं। क्योंकि सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर तो उसका पीएच 13 होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है लेकिन वो थोड़ा कम बेसिक है, ठीक है, उसकी बेसिक नेचर थोड़ी कम है। इट इज अ वीक बेस, तो उसका पीएच होगा बिटवीन 8 to 10। इन दोनों के पीएच हम नहीं देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। ये डिजॉल्व नहीं होंगी तो एक्वस फॉर्म में जो हमारे पास पीएच आ रहा होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आइन जो होता है या हाइड्रोक्साइड आइन जो होता है वो वाटर के अंदर होता है, उसकी बेस में हम पीएच चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का पीएच होगा ही नहीं, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हो नहीं सकती, इनसॉल्युबल है दोनों। ये किस वजह से, क्योंकि इसकी लेयर डेवलप हो जाती है और ये अपने जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से। अभी हम आगे रीजन वगैरह देखेंगे। अच्छा, जो फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स हैं और सल्फर की ऑक्साइड्स हैं, सल्फर की भी दो तरह की ऑक्साइड फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक हैं, तो और ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक हैं, ठीक है। तो इनके पीएच होंगे 2 से 3, मतलब 1 से 3 के दरमियान, तो मैंने 2 ही लिख दिया। फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम इज सॉल्युबल। मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड है वो पार्शियली सॉल्युबल है, थोड़ा सा मतलब कम डिसॉल्व होती है लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती है, उसी वजह से हम इसका पीएच निकाल सकते हैं। और ये दोनों इनसॉल्युबल हैं तभी इनका पीएच नहीं है, एंड ये दोनों सॉल्युबल, ठीक है। तो हम इससे देख सकते हैं, एक ये हिंट है कि जो सॉल्युबल है उसी का हम पीएच है हमारे पास, और जिनका पीएच नहीं है तो फिर वो इनसॉल्युबल है। कंडक्टिविटी, सोडियम ऑक्साइड की कंडक्टिविटी गुड है, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इन तीनों की अच्छी, क्योंकि आयनिक है। आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन नॉट इन सॉलिड फॉर्म, एक्वस में या मोल्टन। ऑब्वियसली ये एक्वस में नहीं होगा, इसकी मोल्टन फॉर्म में होगी। और ये जो बाकी तीन है इनकी पुअर कंडक्टिविटी है, और बिकॉज दे आर कोवेलेंट। एंड देन वी हैव नेचर, ये बेसिक ये जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बेसिक का क्या मतलब है कि ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक एसिड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं, और जो एसिडिक होती हैं ऑक्साइड्स वो बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है मेजरली वो एसिडिक होती हैं सारी, और मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करती है। देन रिलेटिव मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि आपस में इनके अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके हाई होंगे ऑब्वियसली, एंड मैक्रोमोलिक्यूल है उसका भी हाई होगा, और जो बाकी दो हैं सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स उनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। फ्लेम कलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जो रिएक्शंस देखेंगे जहाँ फ्लेम की फिर वो पूछ सकते हैं ऑब्जर्वेशन। सो सोडियम ऑक्साइड का फ्लेम होता है येलो। सोडियम ऑक्साइड का नहीं, सोडियम की वजह से, और ऑक्साइड इसलिए क्योंकि जब वो बर्न होता है तभी ऑक्साइड फॉर्म होती है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करें ना, कंबस्टन हो रही है उसकी वजह से, तो फिर हमें फ्लेम शो होगा। सोडियम का येलो है, मैग्नीशियम का वाइट है, एल्यूमिनियम का भी वाइट है, फॉस्फोरस का वाइट या येलो, और सल्फर का ब्लू फ्लेम होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, सोडियम। अच्छा, जब ये बर्न हो रहा होता है उसमें क्या होती है ऑब्जर्वेशन, बर्न होने के बाद जो एक्चुअल मतलब ऑक्साइड है, ऑक्साइड के कलर की बात हो रही है ऑब्जर्वेशन में, ओके। सो वाइट सॉलिड फॉर्म हो जाता है, जितने भी ये होते हैं ना मेटल्स वगैरह के सॉलिड्स होते हैं ये सारे वाइट होते हैं, इसका भी वाइट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ ग्लास लाइक सॉलिड, ये भी वाइट सॉलिड है, और सल्फर
का क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ब्लू सॉलिड डिसअपीयर्स। ओके, क्यों, इसकी रीजन बताती हूँ। सी ये जो हमारे पास P4O10 है ये वाइट है एंड P4O5 इज येलो। ओके, अच्छा वाइट सॉलिड फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये जो ऑक्साइड है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर की ये वाली जो है, अच्छा सॉरी ये वाली गैस है और ये लिक्विड है, सो सॉरी। अच्छा, और ये जो है सल्फर की दोनों ऑक्साइड्स, दीज आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। और जो गैस होती है उसका ऑब्वियसली हम कलर की बात नहीं करें। ब्लू सॉलिड डिसअपीयर का क्या मतलब है, सल्फर का जो इनिशियल कलर होता है, सल्फर सॉलिड जो है S8 उसका ब्लू कलर होता है। जब हमने रिएक्ट करवा दिया, इनिशियली इट वाज ब्लू इन कलर, जब रिएक्ट कर गया तो वो कलर डिसअपीयर हो गया, इसलिए स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सारे सॉलिड्स हैं, दिस इज अ गैस, ठीक है, और ये भी सॉलिड है। देन फॉर्मेशन ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड्स। अब हम क्लोराइड्स का देख लेते हैं, इसमें भी यही है, मेटल प्लस क्लोरीन गैस, उससे क्लोराइड जो मेटल क्लोराइड है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पे डिपेंड करा होता है, ठीक है। बस ये सल्फर का क्लोराइड फॉर्म नहीं होता, नो रिएक्शन, ठीक है। अब ये आप लोग पढ़ लिएगा खुद ही। और जो फॉस्फोरस है उसकी दो डिफरेंट क्लोराइड्स फॉर्म होते हैं ऑक्साइड्स की तरह, एक PCl5 एंड अदर वन इज PCl3। डिसोसिएशन ऑफ आयनिक क्लोराइड्स। डिसोसिएशन का क्या मतलब है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ रिएक्ट करना, बट आयनिक क्लोराइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसी को देख लेते हैं जो हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक क्लोराइड है प्लस वाटर यानी एक्वस, तो हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों मतलब जो इनकी इनिशियल फॉर्म्स थी इसके अंदर जो दो आइंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि वो वाटर के साथ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं और ये एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे दोनों। एक्वस मींस डिसॉल्व इन वाटर। सॉरी गाइस, इट वाज एन अर्थक्वेक। तो मैं कही थी कि ये डिसॉल्व हो जाएगा, ओके, ये आयनिक फॉर्म में वापस आ जाएगा। डिसोसिएशन इज अ प्रोसेस नॉट अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन आयनिक सॉलिड। सो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये जो डिसॉल्विंग का रिएक्शन होता है, सॉरी रिएक्शन नहीं, डिसॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है उसको डिसोसिएशन कहते हैं, और ये प्रोसेस इट्स नॉट अ रिएक्शन क्योंकि कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, फिजिकल चेंज है। एंड क्योंकि अगर हम इसको वापस से हीट करके क्रिस्टल फॉर्म में ला सकते हैं और फिर NaCl के ही क्रिस्टल्स होंगे। और जो हाइड्रोलिसिस होता है जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हो रहा होता है, वो फिर हमारे पास रिएक्शन होता है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर केमिकल चेंज आ रहा होता है, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस तरह से फॉर्म हुई थी हमारे पास पीरियड 3 की क्लोराइड्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिर्फ 5 ही क्लोराइड्स हैं। सो हमारे पास जो पहली दो हैं सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, दीज आर जॉइंट इन स्ट्रक्चर। लेकिन जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो सिंपल क्यों है, राइट, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, एंड मेटल और नॉन मेटल की जो क्लोराइड्स होती हैं या जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं और जॉइंट स्ट्रक्चर होता है आयनिक कंपाउंड्स का। तो ये अभी हम इसकी रीजन देख लेते हैं, ओके। एंड जो सिलिकॉन क्लोराइड है वो भी सिंपल है, सिलिकॉन की सिर्फ ऑक्साइड जॉइंट होती है, जॉइंट, और जो क्या कहते हैं सिलिकॉन इन एलिमेंटल फॉर्म वो जॉइंट होता है, लेकिन जो क्लोराइड और बाकी इसकी जो भी होती है ना, जो भी क्या कहते हैं कंपाउंड्स, वो सारे सिंपल कोवेलेंट होते हैं। सिमिलरली फॉस्फोरस के कंपाउंड्स और फॉस्फोरस की क्लोराइड भी सिंपल कोवेलेंट है, ठीक है, और ये दोनों आयनिक हैं। बॉन्डिंग ये हमने देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, अब पीएच देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, ओके, और जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं ना, आयनिक होते हैं सारे सॉल्ट्स, जब वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनकी pH 7 होती है क्योंकि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, ठीक है। सो हमारे पास सोडियम क्लोराइड की pH 7 है, मैग्नीशियम क्लोराइड की pH हमारे पास स्लाइटली कम है न्यूट्रल वाली जो pH होती है उससे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक साइड के ऊपर है, राइट, क्योंकि थोड़ा कम रिएक्टिव है। देन हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी pH 2 क्यों है, अच्छा ये तीनों जो हैं ये बेसिक हैं, सॉरी एसिडिक हैं। जो हमारे पास नॉन मेटल की कंपाउंड होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर, तो ये इन सारों की pH 2 के अराउंड होगी, 1 से लेकर 3 के दरमियान मतलब 2 होगी, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन, सोडियम क्लोराइड इज अ ग्रीन सॉलिड, और इसकी फॉर्मेशन पे क्या होता है, ग्रीन गैस डिसअपीयर। सारों की सेम ऑब्जर्वेशन है, ग्रीन गैस डिसअपीयर्स। ग्रीन गैस जो है वो क्यों डिसअपीयर होती है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें ना, क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे थी और क्लोरीन एक ग्रीन गैस है, तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा वो खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट जब नया फॉर्म होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि ग्रीन गैस है वो डिसअपीयर होगी, ठीक है। सो हमारे पास हमें सेम ऑब्जर्वेशन है। अब हम देखते हैं जो जितने भी है ना ये सारे ये तीनों, क्योंकि मैंने बताया था मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो व्हाइट सॉलिड होते हैं मेनली, सो ये तीनों व्हाइट सॉलिड्स हैं। सिलिकॉन क्लोराइड इज अ लिक्विड, सो इट इज अ कलरलेस लिक्विड, इसमें भी सेम वो ग्रीन गैस वाली ऑब्जर्वेशन है। PCl3 और PCl5 में देख लेते हैं। PCl3 इज वाइट इन कलर, वाइट सॉलिड, ठीक है, एंड PCl5 इज येलो इन कलर, एंड इसके क्या होते हैं येलो फ्यूम्स, क्योंकि ये क्या है गैस है, ठीक है। अब स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये सारे सॉलिड्स हैं। SiCl4 इज अ लिक्विड, PCl3 इज अ सॉलिड एंड PCl5 इज अ गैस। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। हम डिसॉल्विंग वाला देख चुके हैं, डिसोसिएशन हमने देखी, अब हमने देखना है हाइड्रोलिसिस। बट इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, व्हेन व्हाइट सॉलिड्स डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन बिकम्स क्लाउडी। ये जितने भी सारे व्हाइट सॉलिड्स से ऊपर जब ये पानी में डिसॉल्व होंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में आएगी क्लाउडी सॉल्यूशन। अच्छा, सो अभी तो हमारे पास इनमें डिसॉल्व सिर्फ यही दो रहे हैं। रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड्स विद वाटर, पहले तो हमारे पास क्या रिएक्शंस नहीं थे, ये क्या थी, डिसोसिएशन थी इसमें, क्योंकि हमारे पास आयनिक फॉर्म में आ रहा है वापस। अब हम इनमें देखते हैं AlCl3 रिएक्ट करते हैं, SiCl4, PCl3 या PCl5 ये सारे रिएक्ट करते हैं। इनके अंदर प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, हमारे पास जो है क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और HCl, मतलब हमारे पास HCl तो प्रोड्यूस हो रही है साथ में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड इन दोनों के लिए, ठीक है। एंड फॉर PCl3 हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है H3PO3, एंड फॉर PCl5 हमारे पास क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ H3PO4, ठीक है। सो ये आप सारे पढ़ भी सकते हैं रिएक्शंस, और इसके अंदर हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन होगी, सोल्यूशन टर्न्स क्लाउडी, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट जो सॉलिड है वो डिसॉल्व हुआ है। देन व्हेन आयनिक क्लोराइड्स आर एडेड टू वाटर दे डिसॉल्व टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, हाउएवर द कोवेलेंट, ये क्या लिखा है, अच्छा न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। However, when covalent chlorides form a colorless acidic solution as they react with water and steamy white fumes of HCl are seen with acid. अच्छा, so ये कह रहे हैं कि जब ये, sorry this is not colorless, दिस वाज सपोज टू बी क्लाउडी वाइट, मतलब मैंने ज़्यादा मिस्टेक्स क्यों की है नोट्स के अंदर। सो अच्छा, इसमें बात ये हुई है कि जब आयनिक क्लोराइड्स होती हैं जब वो डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर तो हमारे पास क्लाउडी वाइट सॉल्यूशन फॉर्म होता है। आयनिक कौन सी, NaCl एंड MgCl2, ठीक है। लेकिन और वो सॉल्यूशन क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उसकी pH 7 या उसके अराउंड होती है, आसपास थोड़ी सी रेंज होती है। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल की क्लोराइड्स होती हैं, जो कोवेलेंट क्लोराइड्स होती हैं, जब वो डिसॉल्व होती हैं तो हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होती है जो कि कलरलेस होती है, ठीक है। और हमारे पास एक और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है,
स्टीमी वाइट फ्यूम्स। और ये स्टीमी वाइट फ्यूम्स किसके होते हैं? HCl के, क्योंकि HCl तो प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ये सॉलिड है, तो इसके अंदर सेम ऑब्जर्वेशन ही है, इसमें सिर्फ स्टीमी वाइट फ्यूम्स वाली है। ये दोनों जो अलबत्ता ये एक्वस में ही है फॉर्म में, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म है, तो इसके अंदर हमारे पास कलरलेस एसिडिक सोल्यूशन वाली आ रही है ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड्स विद वाटर। पहले हमने क्लोराइड्स का रिएक्शन देखा था वाटर के साथ, अब हम ऑक्साइड्स को रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ। सो ये तो हमें पता है कि जब हम मेटल ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो इन दोनों में यही हुआ है और कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक आ रहा है। देन वी हैव SiO2 जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। फिर हमारे पास है फॉस्फोरस एंड ये। अच्छा, इसमें क्या होता है, व्हेन P4O10 रिएक्ट्स विद वाटर तो हमारे पास H3PO4 बनता है। दिस इज द सेम थिंग जो हमारे पास क्लोराइड में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट आ जाता है, वो क्या होता है HCl। इसमें हमारे पास HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा, प्रोडक्ट सेम है, बस बैलेंसिंग देख लेनी है, याद कर लेनी है, या फिर एट द मोमेंट वहाँ पे हो जाएगी। सो P4O10 से हमारे पास क्या बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, एंड P4O6 हमारे पास बन रहा है फॉस्फोरस एसिड, जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करें, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है। देन वी हैव SO3 के साथ हमारे पास बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, एंड यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है SO2 के साथ, ठीक है। व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स आर द मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर कैसे फॉर्म है? बेसिक ऑक्साइड्स क्या है? बेसिस। बस बेसिक ऑक्साइड्स बेसिस होती हैं सिंपली, जो आयनिक ऑक्साइड्स होती हैं, एंड दे रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। एसिडिक ऑक्साइड्स ये होती है नॉन मेटल, यानी कि कोवेलेंट ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बेसिस, यानी वो एसिडिक ऑक्साइड्स के एसिड्स जो रिएक्ट करें बेसिस के साथ, अल्कलीज के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इन्होंने भी न्यूट्रलाइजेशन ही करना है। देन वी हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये होती हैं ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है, इनकी डुअल नेचर है। ओके, पीरियड 3 एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शंस विद NaOH। अब हम एसिड, ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं यानी एसिड्स हैं, इनको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, विच इज अ बेस, ठीक है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। अच्छा, ये सारे ऑक्साइड हमारे पास लिखे हुए हैं, इनको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये, और ये वाटर तो फॉर्म होने में है। यहाँ से OH रिमूव हो गया, एंड यहाँ से हमारे पास यहाँ से वाटर फॉर्म हो गया, एंड हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, उसके लिए हमें ये आइंस पता होने चाहिए। यहाँ से हमारे पास सिलिकेट आइन होगा, सोडियम होगा, हम इन्हें रिएक्ट करवा देंगे क्रॉस। अच्छा, सिलिकेट आइन का फॉर्मूला होता है SiO2 3 नेगेटिव, सोडियम हमारे पास क्या है? Na पॉजिटिव, ये दो करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? SiO2, और ये हमारे पास क्या है? Na, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव 1 2 से मल्टीप्लाई, सो इट्स 1। तो इसको हम ऑब्वियसली पहले हम मेटल वाली चीज़ देखते हैं, तो क्या बन जाएगा? Na3 SiO2, ठीक है, ये बन गया। सॉरी, क्या ऑपोजिट लिख दिया मैंने, सिलिकेट आइन इज SiO3, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये 3, और ये बन जाएगा SiO3 Na2 एंड Na2 SiO3, ये बन रहा है। अच्छा, सिमिलरली हम यहाँ से भी ले लेंगे, एक में फॉस्फेट आइन है, और इस आगे की जो भी हमारे पास आइंस हो गए हम उनके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ठीक है। या बस डायरेक्टली बंदा इक्वेशन याद करे तो वो ज़्यादा ईजी होता है। स्टेट सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से एक्वस फॉर्म में जो डिसॉल्व होते हैं, कौन से सॉलिड फॉर्म में, ये सारे फिलहाल एक्वस ही हैं। अच्छा, एंड देन कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर ऑल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट SiO2 एज इट रिएक्ट्स डिफिकल्टली, ठीक है। सो SiO2 मुश्किल से रिएक्ट करता है, तो उसके लिए हम फिर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे NaOH को भी। देन वी हैव पीरियड 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्शन विद NaOH, ठीक है। अब हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को बताना था कि वो हमारे पास फॉर सम रीज़न वो हमारे पास कोवेलेंट होती है, सो वो हमें आई थिंक याद ही करना होगा, और उसका भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर उसकी जो अंदर डेटिव बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो वो शो हुए हैं। अच्छा, सो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन क्या है? Al2O3 रिएक्ट्स विद NaOH। सबसे पहले पहले हम देखते हैं कि वो बेस की तरह एक्ट कर रही है कहाँ पे और कहाँ पे एसिड की तरह, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो वी नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, एंड जहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगी, इट मीन्स कि वहाँ पे वो किसकी तरह एक्ट करेगी? एसिड की तरह। और जहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर नहीं प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स कि वहाँ पे वो बेस की तरह एक्ट करेगी। सो ओवर हियर Al2O3 रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, ये सॉल्ट है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस वाटर। इसका मतलब क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट है बेस का एसिड के साथ। इसका मतलब क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज बेस, और यहाँ पे फिर एसिड के साथ एसिड की तरह, सॉरी यहाँ पे एसिड के साथ एसिड की तरह एक्ट करेगी, यहाँ पे बेस की तरह होगी। सो बेस प्लस वाटर, आई डोंट नो किस तरह का रिएक्शन, बस हमें याद करना है। सो Al2O3 प्लस NaOH प्लस वाटर, इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा है? NaAlOH, यानी सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास एक और रिएक्शन है, ये दोनों जिसमें हम शो करेंगे कि एसिड की तरह की एक्ट कर सकते हैं एज अ बेस एज वेल। वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस आर प्रोड्यूस्ड, ये दोनों वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। आयनिक इक्वेशन विद फ्यू ड्रॉप्स, तो अब हमारे पास आयनिक इक्वेशन है जब हमारे पास फ्यू ड्रॉप्स होते हैं NaOH के, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास आयनिक इक्वेशन है, और ये हमारे पास आयनिक इक्वेशन विद एक्सेस NaOH, तो हमारे पास ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हमारे पास किस तरह से बॉन्डिंग हो रही होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये हो रहा है। एंड देन बेसिक ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है। जो बेसिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर सकती हैं? तभी हमने जब इसको एज बेस भी लिया हुआ था, तो साथ में कुछ वाटर आके मतलब कुछ एक और चीज़ ऐड हुई है, तब जाके कुछ नया फॉर्म हुआ है। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ पीरियड 3 हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स हमें पता है कैसे फॉर्म होती हैं, मेटल प्लस जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होती है, मेटल प्लस स्टीम से ऑक्साइड्स फॉर्म होती है। तो अभी हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, जब हमने ऐड किया सोडियम में वाटर तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड निकली, मैग्नीशियम में वाटर तो हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इसका pH 13 है बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी वीक बेस, तो उसका pH हमारे पास 8 है। मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट्स विद स्टीम एज इट इज़ लेस रिएक्टिव, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू सोडियम, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, उसे हाई टेम्परेचर चाहिए, वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा, एंड देन हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर Al2O3, एंड फॉस्फोरस सिलिकॉन एंड सल्फर आल्सो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करना अलग चीज़ है, क्योंकि ये एलिमेंट्स की बात हो रही है फिलहाल, और वाटर के अंदर मतलब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने, हाइड्रोलिसिस इज समथिंग एल्स, क्योंकि हम कंपाउंड का देख रहे होते हैं, हमने जिनके साथ हाइड्रोलिसिस करवाया वो या तो क्लोराइड्स थे या वो ऑक्साइड्स थे, सिंपल एलिमेंट नहीं था, सो ये डिफरेंस है।
अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट चीज़ है पीरियड 3 के अंदर, वो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर है, क्योंकि ये पीरियड 3 चल रहा है, इसके अंदर क्लोरीन आती है, तो ये टॉपिक भी इसमें कहीं न कहीं से फिट हो जाता है। सो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या होता है, क्लोरीन के अंदर हम वाटर के अंदर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है HCl एंड HClO, ठीक है। अब हमारे पास प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रही है, क्लोरीनेशन हम क्यों करते हैं वाटर में, ये जो HClO है ना, इसको आई डोंट नो, मैं इसका नाम भूल गई, आई थिंक हाइड्रोक्लोरेट समथिंग कहते होंगे इसे। सो इसके अंदर ये जो HClO है, इसके अंदर क्लोरेट आयन होता है, दिस इज द क्लोरेट आयन। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो इसकी क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, H पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव, क्लोरेट आयन अलग हो गया। अच्छा, इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। सो ये जो क्लोरेट आयन है, इसका हम देख लेते हैं। क्लोरेट आयन प्रेजेंट इन HClO, हाइपोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स एज HClO एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है HClO में क्लोरेट आयन स्पेसिफिकली, ये किल करते हैं जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे ऊटपटांग पार्टिकल्स होते हैं उनको, और इससे हमारा वाटर जो होता है वो क्लीन हो जाता है, प्यूरीफाई हो जाता है। तो उसको हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है, और इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइमल्टेनियसली क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है।